अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और उसकी फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स किसको कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है और ये किस चीज़ से रिलेटेड इसमें बात होती है। तो स्टार्ट लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम थर्म यानी कि टेम्परेचर की डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। डायनेमिक्स कहते हैं मूवमेंट, यानी एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, इसको डायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। जबकि थर्म कहते हैं हीट को, एनर्जी को। एनर्जी एक जगह से, एक पार्ट से, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब मूव करती है तो इस प्रोसेस को, इस तमाम तर सिनेरियो को जिस फिजिक्स की ब्रांच में डिस्कस किया जाता है वो है थर्मोडायनेमिक्स। सो द थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द हीट, movement of heat particles, movement of energy. In this way we can say about that the thermodynamics is the main branch of physics. इसमें हमारे पास दो लॉज आती हैं। सबसे पहली लॉ, फर्स्ट लॉ, जो कि थर्मोडायनेमिक्स की है, तो उसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे थोड़ा सा और उसकी एप्लीकेशंस पर भी कुछ बात करेंगे। अच्छा, लॉ को समझने से पहले, फर्स्ट लॉ को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के केस में तीन चीज़ें मेन होती हैं। एक है कि सिस्टम है जिस पर वर्क हो रहा हो, यानी जिससे रिलेटेड वर्क हो, और उसके साथ फिर उसका सराउंडिंग होगा। फिर वो सिस्टम का कनेक्शन क्या है सराउंडिंग से, यानी कि बॉर्डर कैसी है, सिस्टम डायरेक्टली कनेक्ट है सराउंडिंग से तो हम कहेंगे ओपन सिस्टम है। अगर सिस्टम जो है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है और सिस्टम और सराउंडिंग का जो रिलेशन है, यानी कि उसका जो ताल्लुक है वो डिसकनेक्शन है, बीच में से कोई बैरियर बीच में मौजूद है, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्लोज सिस्टम है। ठीक है। इसी तरीके से एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें हम कह दें कि वो एक ख्याली सिस्टम होगा कि बिल्कुल उसका राब्ता सिस्टम और सराउंडिंग का आपस में राब्ता नहीं होगा। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में सिंपल सी ये बात बताई जा रही है कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। So the heat provided to the system or heat evolved by the system will be always equal to the sum of internal energy and work done by the system. हम किसी सिस्टम को अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट जो हम प्रोवाइड करेंगे या सिस्टम को एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड की जाएगी, वो हीट दो चीज़ों के इक्वल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज द वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन सिस्टम। इन दोनों के सम के इक्वल होगी। यहाँ पर ये अगर हम फॉर्मूले को देखें तो स्टेटमेंट तो आपकी सिंपल सी है कि द हीट प्रोवाइड टू द सिस्टम विल बी रिमेन्स इक्वल टू द वर्क डन एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सम करेंगे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और वर्क को, तो इससे हमारे पास वो डेल्टा क्यू आएगा। डेल्टा क्यू चेंज इन हीट, हीट का चेंज। आप जानते हैं कि हर चीज़ के अंदर हीट होती है। रूम टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड्स में हो रहा है, तो वहाँ पर हीट है, हीट की मौजूदगी है, टेम्परेचर उसे इंडिकेट करता है। अब वो हीट इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है, इस हीट का इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना वेरिएशन ऑफ हीट कहलाएगा, यानी चेंज ऑफ हीट कहलाएगा। और चेंज ऑफ हीट को हम डेल्टा क्यू से मेंशन करते हैं यहाँ पर। इस तरीके से इंटरनल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हीट की फॉर्म में किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद होती है, पहले से हो या हम उसे प्रोवाइड करें, उसकी एनर्जी में कमी या ज़्यादती आती रहती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और मुख्तलिफ और दूसरे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो पहले से है तो वो सिस्टम के अंदर है, वो भी किसी भी सिस्टम जो हमने सिस्टम सेटअप लिया है, इंजन लिया है, जो भी लिया है, उसके अंदर वो पहले से एनर्जी मौजूद होगी। अब जब हम हीट देंगे, एक्सटर्नली हीट देंगे, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर था, हमने उसे 30 से 60 पर ले गए, दैन हमने 30 डिग्री इंक्रीज़ करवाया, और वो इंक्रीज़ किस वजह से करवाया, कुछ हीट प्रोवाइड करके करवाया। अब वो हीट प्रोवाइड हमने करी है तो हमने उसे डेल्टा क्यू दिया है। उससे इंटरनल एनर्जी पहले से 30 लेवल का जो लेवल था, यानी 30 टेम्परेचर था, 30 सेल्सियस, अब वो कैलोरीज में जितनी भी एनर्जी थी तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। अब उसके बाद जो 30 मज़ीद एनर्जी दी गई है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर ले गए 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, 60 पर ले गए। तो अब ये जो हीट इंक्रीज़ करी हमने, इसकी वजह से 30 की इंक्रीमेंट आई, 30 डिग्री टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हुआ,
तो ये 30 डिग्री टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हुआ, ये इंटरनल एनर्जी के साथ कुछ इंक्रीमेंट आई। इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज़ होगी तो अगर सिस्टम मूवेबल है, यानी उसमें सिस्टम में जो भी सिस्टम है उसमें पिस्टन लगा हुआ है, जो भी वो वर्किंग कर सकता है, देन वो वर्क करेगा और वर्क परफॉर्म होगा, पिस्टन मूव करेगा और पिस्टन के मूवमेंट से वर्क परफॉर्म होगा। वर्क कैसे परफॉर्म होता है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जब डिस्टेंस कवर होता है देन वर्क परफॉर्म होता है। तो आप यहाँ देखें कि ये हमने एक सिस्टम को यहाँ इमेजिन करा है, एक कंटेनर है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। पिस्टन मूवेबल है, इसके बाद किसी भी वॉल को कह सकते हैं जो मूवेबल है, अप डाउन मूव कर सके, ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम था V1, ये साइज दिया हुआ था इसका, तो वॉल्यूम V1 था। अगर हम इस पर जो है एनर्जी इसे प्रोवाइड करें, नीचे से डेल्टा क्यूब इसे प्रोवाइड करें, यानी इसकी एनर्जी चेंज करें, वही 30 से 60 कर दिए, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से पिस्टन मूवेबल है, तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पिस्टन जो ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो पिस्टन के मूवमेंट से जो डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल पिस्टन इस लोकेशन पर था और ये अब यहाँ पर आ गया, तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ, ये डिस्टेंस जो कवर हुआ ये डेल्टा डब्ल्यू कहलाएगा, ये वर्क कहलाएगा जो पिस्टन ने परफॉर्म करा। मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इफेक्ट आया पिस्टन में और पिस्टन मूव कर एक लेवल से दूसरे लेवल पर चले गया, तो उसी को हम वर्क से नाम से जानेंगे। तो सिंपल सी फर्स्ट लॉ, एक सिस्टम को प्रोवाइड करने वाली हीट विल बी रिमेन इक्वल, वो हमेशा बराबर होगी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क सिस्टम कर रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थी। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 एप्लीकेशंस आती हैं। सबसे पहले कुछ प्रोसेसेस जो कि एप्लीकेशन सेकेंड लेवल में यूज़ होते हैं, वो हैं हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे पहले आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, और लास्ट में एडियाबैटिक प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, मैं शॉर्टली इसको समराइज करके ज़रा बताना चाहूँ आपको कि उसमें आइसोबैरिक प्रोसेस में हम पीवी डायग्राम में जो चीज़ कांस्टेंट रखते हैं वो होता है पीवी के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है जी। प्रेशर एक लेवल पर रहता है जबकि वॉल्यूम वेरी करता रहता है, तो ये होता है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। इसी तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, उसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं, बाकी तमाम चीज़ वेरी करती हैं, चेंज होती रहती हैं। आइसोथर्मल में टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, जबकि एडियाबैटिक में इंटरनल एनर्जी ही वर्क करती है, हम एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसकी एप्लीकेशंस में आएंगी। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।